नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बाद व्यवसाय शिक्षा के विभिन्न ट्रेंडों के लिए इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की गई है। इन न्यूली सिलेक्टेड इंस्ट्रक्टर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने नवचयनित इंस्ट्रक्टर को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार भर्तियों के बारे में भी उनकी ओर से जानकारी दी गई है। तो वहीं मंच से पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न व्यवसाय के लिए न्यूली सिलेक्टेड इंस्ट्रक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये इंस्ट्रक्टर्स वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े विभिन्न व्यवसायों के लिए चयनित किए गए थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार का हिस्सा है। समारोह में व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम समेत कई अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1947 तक उत्तर प्रदेश देश की आर्थिकी में एक अग्रणी भूमिका निभाता था, लेकिन 1960 के बाद इसमें गिरावट शुरू हुई है और 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। जब नीतियां स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता और परिवार के हितों के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की ओर ले जाती हैं, जैसे ये लोग उत्तर प्रदेश को लेकर गए। उत्तर प्रदेश आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, उस सब के बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी।
1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था। और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ये कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसी के तहत पिछले 8 सालों में देश भर में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी युवा के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको संभल लिए चलते हैं। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। प्लॉट के रूप में लेआउट पास किए बिना कब्जाई गई भूमि पर कार्रवाई की गई है। छानबीन करके कई विभागों की टीमों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, इसी के साथ साथ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। इस बार ये अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर देखा गया। दरअसल तख्त गोसाई गांव में प्लॉट संख्या 340 पर आवश्यक लेआउट पास किए बिना अवैध रूप से प्लॉटिंग की। शिकायत के बाद लेआउट पास न होने के कारण अवैध प्लॉटिंग रोक दी गई और इलाका खाली करा दिया गया। इसके बाद एसडीएम संभल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इस कब्जे को हटाया। गांव तख्त गोसाई में गाटा संख्या 346 जो कि जिशान दिलशाद, मोहम्मद शहजाद, श्रीमती कमर जहां, श्रीमती समरीन कौसर, श्रीमती हिना परवीन, इन लोगों के नाम से दर्ज है। इस पे बिना लेआउट पास कराए हुए प्लॉटिंग की, तो उसके शिकायत के संबंध में मौके पे जेई के द्वारा अवैध प्लॉटिंग जो की जा रही थी उसको खाली कराया गया है क्योंकि उसका लेआउट पास नहीं था। कितना एरिया लग सकता है? ये 0.550 हेक्टेयर, 550। बता दें कि शनिवार को भी संभल में सरकारी जमीन पर बने एक बगीचे में इसी तरीके की एक्शन देखा गया था। संभल तहसील के मंडल गांव में एक क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों ने एक बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। एक टीम ने अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि को खाली करवाकर वहां पर भी अवैध कब्जे को हटाया था। इस तरह की कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कहीं अवैध कब्जा है तो उसे जरूर हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
संभल से आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। यहां पर शालीमार गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने बाजार के उस हिस्से से अतिक्रमण हटाया है जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही की लगातार यहां पर प्रभावित होती थी। समस्याएं लगातार बनी हुई है और इसको लेकर के पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायतें भी दी हैं। क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। शालीमार गार्डन के 80 फुट इलाके में सड़क किनारे खड़े वाहनों तथा दुकान के बाहर फैले अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर उन जगहों पर कार्रवाई की जहां नो पार्किंग जोन में वाहन और दुकानों के बाहर अतिक्रमण था। कई वाहनों का मौके पर ही चालान किया गया। जिससे अन्य वाहन चालकों को भी चेतावनी मिल सके। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया था कि सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े कर यातायात में बाधा पैदा करना किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसीपी अतुल कुमार ने बताया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जा यातायात में बाधा डालता है और हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त रखने के नियत से एक विशेष अभियान इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के संबंधित सभी सर्किलों में पुलिस प्रशासन द्वारा फुटफॉलिंग के आधार पे, जाम के आधार पे, परेशानी के आधार पे यातायात सुगमता के दृष्टिगत कुछ सड़कें चिन्हित की गई हैं। उसी क्रम में 150 फीटा और 80 फीटा रोड के मध्य थाने के सामने संपर्क मार्ग को इस शालीमार गार्डन सर्किल में चिन्हित किया गया था। उसी क्रम में अतिक्रमण मुक्त कराने की नियत से ये अभियान चलाया गया है। सड़क अतिक्रमण मुक्त हो, इस प्रतिबद्धता के साथ ये अभियान चलाया गया है, जिसको आगे भी जारी रखा जाएगा। सर, लगभग कितने दुकानें ऐसी थी जिन पर अवैध अतिक्रमण था, कुछ क्या कुछ चालान भी काटे गए वाहनों के? हाँ, 152 अतिक्रमण करने वाले जो है दुकानदारों को उसकी नोटिस दी गई है, जिनकी करीब 12 से 15 के बीच में संख्या है। और 50 से 60 अवैध पार्किंग, जो सड़क पे अवैध पार्किंग कर रखे थे, उन वाहनों का चालान भी किया गया है। इसी तरह दुकान के सामने अतिक्रमण को हटाते हुए बीएनएस की धारा 152 के तहत नोटिस दिए गए। ताकि पैदल राहगीरों को आवागमन में सुविधा हो और सड़क पर अव्यवस्था समाप्त हो सके। पुलिस टीम ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है। दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी युवक का इलाज किया जा रहा है। आरोपी युवक पर गौ तस्करी का आरोप है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार ये कार्रवाई मेरठ पुलिस की ओर से देखने को मिली है। मेरठ में पुलिस ने बदमाशों को घेरा है, बदमाशों को पकड़ा गया है। बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी युवक का इलाज चल रहा है। इस पर गो तस्करी का आरोप है। मेरठ पुलिस की ओर से ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि हरी का खेत में गोकशी की घटना कारित की जा रही है।
इस सूचना पर तत्काल थाना लोहिया नगर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से 2 अभियुक्त आसिफ सन ऑफ मुस्तफा, इरशाद सन ऑफ इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से गोकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्त फरार हो गए थे, जिनके गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। अभी शाम में मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक फरार अभियुक्तगण साजिद सन ऑफ नूर मोहम्मद नरहाड़ा रोड पर देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोहिया नगर पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही अभियुक्त की घेराबंदी की, उस समय अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। इसी बीच गाजियाबाद से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर घरेलू कलह ने महिला की जान ले ली है। पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। खोड़ा के सोम बाजार इलाके का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर यहां पर हत्या कर दी है। ये पूरा के पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद से ये मामला सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एक महिला का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में होने की सूचना थाना क्षेत्र खोड़ा पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में तत्काल ही थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के क्रम में यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि इनके पति अर्जुन के द्वारा ही इनकी गला दबाकर हत्या कारित की गई थी। इसमें आरोपी जो इनके पति हैं अर्जुन को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के साथ साथ देश भर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ घटा जरूर है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं फरीदाबाद की अगर बात करें तो वहां बाढ़ से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। किस तरीके की स्थितियां देश भर में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां बादल फटने और भूस्खलन से जनहानि के साथ ही आर्थिक नुकसान किया है, तो वहीं मैदानी राज्यों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बड़ी तबाही मचाई है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद के गांव माहना से बागपुर जाने वाली सड़क टूट गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने इस रास्ते पर रोक लगा दी है। अभी सड़क से पानी निकासी निकालनी जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तो आबादी को बचाने के हेतु ये सड़क का कटाव किया गया है, जिससे पानी की निकासी हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। क्योंकि इसके बगैर पानी खड़ा हो गया था। 3 से लोगों को जान माल की रक्षा करने के लिए ये सड़क का कटाव किया गया, जिससे पानी की निकासी अब हो रही है। धीरे धीरे पानी का कुछ लेवल डाउन जाता जा रहा है। किसानों की फसल खराब होगी, उसके लिए सरकार द्वारा नियम अनुसार उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने बना रखा है। हाँ, जमुना से लाते हुए ये अपना मोहना से बागपुर की तरफ सड़क जा रही है। इसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब भी, ओमकार सिंह जी भी आए हुए हैं मौके पे, प्रशासन भी है और जेसीबी वगैरह हमारी सारी काम कर रही है। और हमने अपनी पूरी सुरक्षा लगा दी है और सभी ग्रामीण लोगों से हमने बोल दिया है, निवेदन किया, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो ये जब तक बाढ़ का पानी आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये हमारे हरियाणा के 22 गांव लगते हैं इधर, जो बागपुर साइड में मोहना से जो टच है। बाकी अब ये अभी फिलहाल यहाँ से रोड कट गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। तो अब इनको जो उधर चांट वाला जो रास्ता है वो बताया गया है, वहाँ से इनको डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं यमुना का पानी खेतों में भरने से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। करीब 9000 एकड़ खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। इस पूरे इलाके में जिला प्रशासन और अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और उम्मीद जता रहा है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत
शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं किन्नौर में निगुलसरी के पास पिछले 7 दिनों से रास्ता बंद था, जिसे बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सड़क मार्ग बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि सड़क के दोनों तरफ करीब 500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रकों में नकदी फसल, सेब और मटर लदे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस बाढ़, बारिश और आपदा से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।